हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार का इतिहास और संस्कृति के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके बीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी 68वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और जो प्रश्न है वो किन किन सेक्शन से रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली जो है वो आपका पढ़ेंगे इतिहास और संस्कृति, जिसमें कि स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्तकालीन बिहार, मगध के परवर्ती गुप्त शासक के बारे में, गुप्तोत्तर युग और बिहार के बारे में, पालकालीन बिहार के बारे में, मिथिला के कर्नाट शासक, फिर बिहार के तुर्क शासन, जो बिहार में तुर्क शासन था उसके बारे में, फिर सल्तनत कालीन बिहार के बारे में, चेरो वंश, उज्जैनिया वंश के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में अफगान राज्य पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग मुगल कालीन बिहार, फिर पढ़ेंगे बंगाल के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनी और बिहार में अंग्रेज। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इस सेक्शन से जो है वो जुड़े प्रश्न पढ़ेंगे, और आगामी वीडियोस में जो है आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उसमें हर सेक्शन जो है वो आपका कवर हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा बिहार समग्र जो है वो आपका कवर हो जाएगा, और ये आपकी बीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है वो प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं, और सारे प्रश्नों को जो है वो हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। इतिहास के स्रोत से देखिए प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के या धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जो जानकारी के मुख्य स्रोत हैं वो भग्नावशेष भी है, यात्रा वृतांत भी है, अभिलेख भी है, सिक्के भी है और धार्मिक ग्रंथ भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भग्नावशेष, यात्रा वृतांत और धार्मिक ग्रंथ जो है ये जो है वो स्रोत हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है लौरिया नंदनगढ़ से, फिर लौरिया अरेराज से भी, सासाराम से और रामपुरवा से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है सासाराम से। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से प्राप्त हुआ है। आप इस पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखें, आपका सारा सेक्शन जो है वो प्राचीन इतिहास का जो है वो कवर हो जाएगा बिहार का। प्रश्न संख्या 5 है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? ठीक है, इसकी भाषा है, तो इसकी भाषा है प्राकृत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र से जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर इसका ये प्रश्न ऊपर भी पूछा गया था, ठीक है, इसी तरह का प्रश्न था, तो बिहार अगर ये प्रश्न रहे कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं यहाँ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 8 है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर से प्राप्त हुए हैं, फिर राजगृह से भी प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है बिहार पर गढ़वालों ने के आधिपत्य का जो है वो प्रमाण मिलता है, तो इसका सही उत्तर है मनेर ताम्रपत्र से जो है वो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का जो है वो प्रमाण मिलता है। प्रश्न संख्या 10 है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। प्रश्न संख्या 11 है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊन एक मूल्यवान स्रोत है? इसका सही उत्तर है तिरहुत। ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? फाहियान, युआनच्वांग या इत्सिंग या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो है वो बिहार आए थे और ये महत्वपूर्ण चीनी यात्री जो है वो सारे जो है वो बिहार आए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो है वो कौन था? इसका सही उत्तर है मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया जो है वो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसॉय बर्निए जो है वो बिहार नहीं आया था। अगर प्रश्न रहे कि यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मैनरिक भी आया है, फिर जॉन मार्शल आया है, पीटर मुंडी। अगर इस तरह का प्रश्न है और ऑप्शन में इन तीनों का अगर नाम रहे तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पीटर मुंडी का नाम रहेगा तो पीटर मुंडी, जॉन मार्शल का रहेगा तो जॉन मार्शल या फिर मैनरिक। ठीक है, तो प्रश्न जो है वो अलग अलग डायमेंशंस में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसमें नहीं आया था पूछा गया है, दूसरे प्रश्न में कौन आया था पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 15 है कि बहारिस्तान गैबी जो है वो किसकी रचना है? बहारिस्तान गैबी जो है वो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है मिर्जा नाथन। इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत आते हैं बीपीएससी में। तो बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की रचना है। प्रश्न संख्या 16 है, मीर तुल अहवाल जो है वो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है मुल्ला बहबहानी। प्रश्न संख्या 17 है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है भाई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से या उपर्युक्त सभी से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। बिहार में मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं वो मिले हैं कहाँ कहाँ से? लौरिया अरेराज चंपारण से। एक मिनट, प्रश्न संख्या 18 है, नहीं, प्रश्न संख्या 17 है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। हाँ, अब हम लोग थे 18वें प्रश्न पर। तो 18वां प्रश्न है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली से एवं सोनपुर से, मनेर से या उपर्युक्त सभी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं? लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ से, ये भी कहाँ है? चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से या उपर्युक्त सभी से? इसका भी सही उत्तर होगा आपका उपर्युक्त सभी से। बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं वो लौरिया अरेराज चंपारण से मिले हैं, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से मिले हैं, रामपुरवा चंपारण से मिले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं कि बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर है परवर्ती गुप्त वंश। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक जो है, देवबरनाक का लेख जो है तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का जो है वो नाम मिलता है। प्रश्न संख्या 22 है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है?
देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, या उपर्युक्त सभी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। यानी कि पाल शासकों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है तो कहाँ कहाँ से मिलती है ये आप ध्यान में रखेंगे, ताकि कोई भी ऑप्शन आए, किसी भी तरह का ऑप्शन आए तो आप उसको सही तरीके से जो है वो उत्तर कर पाए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है, फिर महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर है किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से जो है वो बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 25 है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार जो है वो प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी कि दोनों के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। तो एक ऑप्शन है आपका उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, और एक और ऑप्शन है कि न ही ए न ही बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। इसका सही उत्तर है कनिंघम। कनिंघम जो है वो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले जो है वो पुरातत्ववेत्ता थे। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का जो पता है वो किसने लगाया था। इसका सही उत्तर है कनिंघम। यहाँ से जो है वो 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का जो नाम है वो उत्कीर्ण है, और बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी जो है वो प्राप्त हुआ है। फिर कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। तो यह भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि बोधगया के मंदिर को किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम ने। प्रश्न संख्या 29 है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। किस किस चीज का खोज किया भाई? तो केसरिया स्तूप चंपारण इसका खोज किया, लौरिया अलीराज का अशोक स्तंभ इसका भी खोज किया, फिर बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी जो है वो खोज किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न संख्या 31 है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 32 पर आते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। प्रश्न संख्या 33 है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में जो है वो मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर जो है पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख जो है वो बिहार में पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 34 है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ जो है वो प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? इसका सही उत्तर है दीघ निकाय। दीघ निकाय जो है इसमें प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 35 पर आते हैं।
प्रश्न संख्या 35 है, सियर उल मुत्ताखरीन जो है की रचना किसने की? सियर उल मुत्ताखरीन की जो रचना है वो किसने की? तो इसका सही उत्तर है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। इसका सही उत्तर है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। प्रश्न संख्या 36 है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है, यानी कि इनका सही मिलान करना है। तो यहाँ पे है आपके पास 5 इधर जो है वो रचना दिए गए हैं और इधर रचनाकार का जो है वो नाम दिया गया है। तो रचना क्या है? रियाज उस सलातीन जो है ये किसकी रचना है? तो रियाज उस सलातीन जो है वो गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। फिर है तारीखे शेरशाही। तारीखे शेरशाही किसकी रचना है? तो तारीखे शेरशाही जो है अब्बास सरवानी की रचना है। वाक़ियाते मुस्ताकी जो है वो किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है ये है रिजकुलाह। रिजकुलाह जो है इन्होंने इसकी रचना की थी वाक़ियाते मुस्ताकी की। अफसानाए जहां, अफसानाए साहां जो है ये किसकी रचना है? अफसानाए साहां जो है वो किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है शेख कबीर। शेख कबीर जो है इन्होंने अफसानाए साहां की रचना की। फिर है बसातिनुल उन्स, ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है इख्तिसान देहलवी। इसका संपूर्ण का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 पर आते हैं। मुल्ला बहबहानी जो है वो यात्री थे, कहाँ के यात्री थे? तो इसका सही उत्तर है ईरान के। मुल्ला बहबहानी के यात्री वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 38 है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर है जो प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियों पर जो है वो प्रकाश जो है वो डाला गया है। प्रश्न संख्या 40 है, अपसड़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य जो है वो अंकित है। तो इसका सही उत्तर है रामायण के जो है वो कथा दृश्य जो है वो अपसड़ गया में जो एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है उसमें जो अवशेष हैं वो किसके अंकित हैं? तो रामायण के कथा दृश्य जो है वो अंकित हैं। अब हम लोग आते हैं प्राचीन बिहार के प्रश्नों पर। प्राचीन बिहार में पूर्व ऐतिहासिक बिहार के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न है इसका, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः? तो इसका सही उत्तर है 40,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृद भांड। तो इसका सही उत्तर है ये तीनों जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के निवास के जो आरंभिक साक्ष्य हैं वो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? इसका सही उत्तर है पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के जो आरंभिक साक्ष्य हैं वो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, इसका सही उत्तर है मुंगेर से। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नव प्रस्तर युग। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अब हम लोग
ऐतिहासिक काल का आरंभ का जो है वो प्रश्न देखेंगे। ऐतिहासिक काल के आरंभ से हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। इसका सही उत्तर है लगभग 800 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे का जो उपयोग है वो आर्यों के विस्तार में सहायक था भारत में, पूर्वी भारत में। प्रश्न संख्या 3 है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। इसका सही उत्तर है मगध तथा विदेह और अंग एवं लिच्छवी। आपने पढ़ा होगा कि कर्ण जो है कि कहाँ का राजा था, तो अंग का राजा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 4 है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा जो है वो सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मगध। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विदेह। विदेह के जो राजा जनक हैं वो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह जो है वो राज्य, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मगध। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का जो है वो वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विदेह। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। इसका सही उत्तर है सतपथ ब्राह्मण। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार बीपीएससी की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं महाजनपद के क्वेश्चंस पर। महाजनपद से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का जो है वो उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे। इसका सही उत्तर है 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वत्स। बाकी अंग, वज्जी और मगध जो है ये 3 महाजनपद जो है वो बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। इसका सही उत्तर है भागलपुर एवं मुंगेर। प्रश्न संख्या 4 है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मगध में। प्रश्न संख्या 6 है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिव्रज, जिसको कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी जो है वो पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंपा नदी। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसका सही उत्तर है वज्जी संघ।
प्रश्न संख्या 9 है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर है चेदी राज्य। प्रश्न संख्या 10 है, वज्जी संघ की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है वैशाली। लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका सही उत्तर है वज्जी संघ जो है वो गणतंत्र था। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। प्रश्न संख्या 13 है, मगध की प्रथम राजधानी जो है वो कौन थी? इसका सही उत्तर है गिरिव्रज, जिसको कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगृह। प्रश्न संख्या 14 है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंग। प्रश्न संख्या 15 है, महाजनपद युग में पावापुरी जो है वो किसकी राजधानी थी? इसका सही उत्तर है मल गणराज्य की। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म से जुड़े सभी प्रश्नों को। जैन धर्म से सभी जुड़े प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार में, बिहार के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली। महावीर स्वामी का जो जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वज्जी संघ से। सिद्धार्थ जो है वो वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के क्षत्रिय क्षत्रियों के प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 4 है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी कहाँ की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। प्रश्न संख्या 5 है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में जो है वो स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण जो है वो कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में। प्रश्न संख्या 7 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 8 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्थूल भद्र। प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है वो प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में जो है वो विभाजन हुआ। जैन धर्म का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपा। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। प्रश्न संख्या 2 है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उरुवेला बोध गया। प्रश्न संख्या 3 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बोध गया में।
प्रश्न संख्या 4 है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर है निरंजना नदी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको कि बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों स्थविर और महासंघिक के रूप में जो है वो विभाजित हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसका सही उत्तर है कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का जो है वो संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बोधगया, राजगीर और वैशाली उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। ये बीपीएससी 45वीं की परीक्षा में जो है वो पूछा गया प्रश्न है कि बोधगया में महाबोधि का मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान से जुड़े प्रश्नों को। मगध साम्राज्य के उत्थान से जुड़े प्रश्नों को जो है वो अब पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है इसका कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का जो श्रेय है वो दिया जाता है। इसका सही उत्तर है मगध को। प्रश्न संख्या 2 है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। इसका सही उत्तर है गिरिव्रज, राजगीर या राजगृह। अभी वर्तमान में इसको राजगीर बोला जाता है, पहले इसका नाम गिरिव्रज था, इसको राजगृह भी जो है वो बोलते हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी और है। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जो है वो जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 4 है, मगध जनपद का संस्थापक था। इसका सही उत्तर है बृहद्रथ तथा जरासंध। प्रश्न संख्या 5 है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। प्रश्न संख्या 6 है, बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार जो है वो महात्मा बुद्ध का मित्र था। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है बिंबिसार के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 8 है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। इन तीनों रानियों के साथ जो बिंबिसार ने है वो विवाह किया था, कौशल देवी, चेलना और खेमा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति जो है वो सुदृढ़ की थी। कौशल देवी कौशल की थी, खेमा पंजाब की और चेलना जो है वो वज्जी संघ की राजकुमारी थी। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं।
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंग। प्रश्न संख्या 10 है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर जो है वो सत्ता प्राप्त की थी। अजातशत्रु का शासनकाल है आपका 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर जो है वो सत्ता प्राप्त की थी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 12 है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 13 है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वैशाली। प्रश्न संख्या 14 है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यह जो प्रश्न है वो बीपीएससी 42वीं की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्रश्न संख्या 16 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर है उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन जो है वो मगध की राजगद्दी पर बैठा और उसे उदय भाद्र भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 17 है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उदयन। प्रश्न संख्या 18 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसका सही उत्तर है नागदशक। ऑप्शन नंबर बी नागदशक जो है इसका सही उत्तर है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। प्रश्न संख्या 19 है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता जो है वो स्थापित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो था शिशुनाग। प्रश्न संख्या 20 है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी जो है वो बनाया? इसका सही उत्तर है शिशुनाग ने। प्रश्न संख्या 21 है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? इसका सही उत्तर है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी जो है वो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। प्रश्न संख्या 23 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अब प्रश्न है 24 कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साबकमीर। प्रश्न संख्या 25 है, नंदवंश का संस्थापक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंदवंश का संस्थापक महानंदिन को जो है वो बताया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वक्ष तांत्रक एक छत्र और एक राट कहा गया है? इसका सही उत्तर है महापद्मनंद। एक ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि एक राट की उपाधि जो है वो किसने धारण की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। यह नंदवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। प्रश्न संख्या 27 है, नंदवंश का अंतिम शासक था। इसका सही उत्तर है धनानंद। प्रश्न संख्या 28 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 29 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। प्रश्न संख्या 30 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप।
प्रश्न संख्या 31 है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद ने। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। प्रश्न संख्या 34 है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के वज्जियों ने। वैशाली के वज्जियों ने जो है इसका सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़े प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य, जिनको कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है 320 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 5 है, यूनानी दूत मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 6 है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 315 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? इसका सही उत्तर है सेल्यूकस। प्रश्न संख्या 8 है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का जो भीषण अकाल है वो पड़ा था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? इसका सही उत्तर है चाणक्य। प्रश्न संख्या 10 है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही उत्तर है यूनानियों से। प्रश्न संख्या 11 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है वो उपलब्ध है वह है? इसका सही उत्तर है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 12 है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने जो है वो शासन किया? इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। प्रश्न संख्या 13 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। प्रश्न संख्या 14 है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। प्रश्न संख्या 15 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। प्रश्न संख्या 17 है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स जो है वो रहता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। पिंगलवत्स रहता था किस शासक के दरबार में? तो बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा जो है वो बनेगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 पर कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है शिलालेख 13 में। प्रश्न संख्या 19 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 20 है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है मोगली पुत्र टिस ने। प्रश्न संख्या 21 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 22 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 251 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 23 है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने।
प्रश्न संख्या 24 है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की जो है वो घोषणा की थी। इसका सही उत्तर है कलिंग युद्ध। प्रश्न संख्या 25 है, अशोक का धम्म था। इसका सही उत्तर है नैतिक आचार संहिता। प्रश्न संख्या 26 है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 23 है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बोधगया। प्रश्न संख्या 28 है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10वें वर्ष। प्रश्न संख्या 29 है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। इसका सही उत्तर है रुमिनदेई। प्रश्न संख्या 31 है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख जो है वो मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत जो है पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 32 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किस चीज का बना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। प्रश्न संख्या 33 है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। इसका सही उत्तर है कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का जो है वो अवशेष मिला है। प्रश्न संख्या 34 है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना जो है वो कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एरियन। प्रश्न संख्या 35 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फाहियान। प्रश्न संख्या 36 है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का जो है वो निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अशोक। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व, झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। प्रश्न संख्या 37 है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। इसका सही उत्तर है दशरथ ने। दशरथ जो है वो अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के 3 गुफाओं का जो है वो निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी जो है वो सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 38 है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर है दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी जो है वो दिया गया है। प्रश्न संख्या 39 है, बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की जो है वो प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर है लोहानीपुर पटना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। प्रश्न संख्या 41 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 42 है, यह जो प्रश्न है वो बीपीएससी 45वीं की परीक्षा में जो है वो पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 33 है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। प्रश्न संख्या 44 है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम जो है वो धारण किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रैबो। प्रश्न संख्या 45 है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। प्रश्न संख्या 46 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका सही उत्तर है भाब्रू स्तंभ। प्रश्न संख्या 47 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। प्रश्न संख्या 48 है, अशोक की राजधानी कहाँ थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन जो है वो किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज का। प्रश्न संख्या 50 है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है यह केंद्रीयकृत है, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। ठीक है, यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ जो है वो अधिक था और प्रशासन तंत्र जो है वो कठोर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 51 है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही उत्तर है उसने धर्म विजय की जो नीति है वो अपनाई थी, उसने विदेशों से संबंध जो है वो स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 52 है, देवनामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। प्रश्न संख्या 53 है, धम्म महामाद के कार्य क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय। प्रश्न संख्या 54 है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक कौन थे? इसका सही उत्तर है न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी और कर वसूलने वाले अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौर्यकालीन प्रशासक में राजूक कौन थे? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55 है, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? इसका सही उत्तर है, किन का नाम आता है? तो कौटिल्य का नाम आता है, पाणिनि का नाम आता है और उपावर्ष का नाम आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 56 है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। प्रश्न संख्या 57 है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 58 है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को जो है वो स्पष्ट किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नवम शिलालेख में। प्रश्न संख्या 59 है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट। प्रश्न अब हम लोग मौर्योत्तर बिहार से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन जो है वो स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुंग वंश। सुंग वंश का जो शासन काल है वो 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सुंग वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। प्रश्न संख्या 3 है, किस सुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार जो है वो किया था। प्रश्न संख्या 4 है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में के समय में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुंग वंश। प्रश्न संख्या 5 है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 185 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 6 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र ने। प्रश्न संख्या 7 है, सुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन जो है वो स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काण्व वंश। काण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक जो है वो रहा। प्रश्न संख्या 8 है, काण्व वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वसुदेव। सुंग वंश का अंतिम शासक जो है वो देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध के काण्व वंश की जो है वो नींव डाली थी। प्रश्न संख्या 9 है,
कान्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने? तो आंध्र सातवाहनों ने। प्रश्न संख्या 10 है, कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मित्र वंश। प्रश्न संख्या 11 है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। प्रश्न संख्या 12 है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा जो है वो ले गया था। प्रश्न संख्या 13 है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, मौर्य, शुंग, फिर कान्व वंश। प्रश्न संख्या 14 है, शुंग वंश की राजधानी थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 15 है, कान्व वंश की राजधानी थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 16 है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। प्रश्न संख्या 17 है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार जो है वो प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है अंग एवं मगध। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह जो है वो शामिल है। प्रश्न संख्या 18 है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का जो है वो नियंत्रण हो गया था। प्रश्न संख्या 19 है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 20 है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। आज का जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। आगे हम लोग आगे के सेक्शंस को पढ़ेंगे, गुप्तकालीन बिहार से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे और आगे का इतिहास जो है वो उनसे जुड़े प्रश्नों को हम जो है वो देखेंगे। धन्यवाद।